हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मधु महौर। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य के लेसन प्लान के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को हिंदी पद्य के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी कि हिंदी पद्य का लेसन प्लान आप लोगों को किस तरह से लिखना है और उसको किस तरीके से पढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ सेंटर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाठ योजना, यहाँ साइड में लिखेंगे दिनांक, उसके नीचे कक्षा, यहाँ पर विषय, उसके नीचे यहाँ उपविषय और यहाँ कालांश और यहाँ अवधि। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये उपविषय आप लोगों को उद्देश्य कथन करने के बाद लिखना है, पहले से नहीं लिखना है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि उपविषय आप लोग तभी लिखेंगे जब आप लोग उद्देश्य कथन कर देंगे। और दूसरी चीज़ कि हिंदी गद्य का लेसन प्लान पढ़ाते समय आप लोगों को हिंदी ही यूज करनी है। हिंदी में ही आप लोगों को ये डेट लिखनी है, कक्षा लिखनी है, जो भी है वो हिंदी में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी के लेसन प्लान में डेट इंग्लिश में लिख देते हैं, कालांश इंग्लिश में लिख देते हैं। ये नहीं आप लोगों को करना है। हिंदी का लेसन प्लान है तो आपको टोटली हिंदी में ही आप लोगों को पढ़ाना होता है उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग के यहाँ स्टार्ट होंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में यहाँ पर आप लोगों को 4 पॉइंट बताए गए हैं। तो ये आप लोगों को 4 पॉइंट ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखने हैं। उसके बाद है हमारा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में आप लोगों को ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और इसके बाद हमारा जो आएगा वो है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में ये आप लोगों को 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। फिर हमारा होगा यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में कि छात्राओं को कबीरदास जी की रचनाएं गेय पदों के विषय में ज्ञान प्रदान करना। तो आप लोग यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं, कबीरदास पढ़ा रहे हैं, सूरदास पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं उनकी जो भी आप रचना पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। इसके बाद हमारा आएगा आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में हम लोगों की श्वेत वर्तिका है, स्वच्छक है, लपेट श्यामपट्ट है, संकेतक। यहाँ पर मैंने ये सारी ही चीजें बिल्कुल शुद्ध हिंदी में दे रखी है और आप लोगों को भी ऐसे ही हिंदी में ही लिखनी है और किसी में नहीं लिखना है। तो ये आप लोगों को आवश्यक सामग्री है। और यहाँ उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लोग यहाँ पर जो भी चीज़ यूज करेंगे, मॉडल है, चार्ट है, उपयोगी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ यूज करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। और ज़्यादातर बच्चे, मैंने गद्य में भी बताया था कि बच्चे आवश्यक सामग्री और सहायक सामग्री में डिफरेंस नहीं कर पाते कि हमें क्या चीज़ आवश्यक सामग्री में लिखनी है, क्या सहायक सामग्री। इसलिए मैंने इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर अलग अलग करके बताया है। इसके बाद आएगा यहाँ पर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्राएं कबीरदास जी के विषय में सामान्य ज्ञान रखती हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हाँ, इतना लिखने के बाद आप लोग नेक्स्ट दोनों पेज को कवर करते हुए इसको 6 कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो पहले में आएगा यहाँ पर शिक्षण बिंदु, सेकंड में आएगा छात्राओं में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, थर्ड में छात्राध्यापक क्रिया, फोर्थ में छात्रा क्रिया, फिफ्थ में प्रविधि एवं साधन और यहाँ पर लास्ट वाला मूल्यांकन है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न लिखी है। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में भी मैं आपको हिंदी गद्य के लेसन प्लान के बारे में बता चुकी हूँ कि अब प्रस्तावना प्रश्न आप लोगों को किस तरह से बनानी है। और कम से कम हमारी जो प्रस्तावना होती है वो 4-5 प्रश्नों में ही निकलनी चाहिए, उससे कम में नहीं निकलनी चाहिए। और ये प्रस्तावना आप लोग किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे आप लोग चार्ट के माध्यम से निकला सकते हैं या आप लोग दोहा लिखकर निकला सकते हैं या डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से निकला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस प्रस्तावना प्रश्न को किस तरीके से यहाँ पर निकलाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर दोहा लिया हुआ है और दोहे के माध्यम से मैंने इन प्रश्नों को निकाला है। दोहा मैंने लिया है, कबीर कहा गरीबियों ऊंचे दे की आवाज, काल परुंधिया लूटना ऊपर जामे घास। तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से मैंने पहला प्रश्न किया है कि उपरोक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है। बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे कबीर दास द्वारा रचित है। सेकंड क्वेश्चन है कि कबीर दास किस काल के कवि हैं। बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे भक्ति काल के कवि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास जी की कुछ रचनाओं के नाम बताइए। बच्चे यहाँ पर आप लोगों को उनकी कुछ रचनाएं बताएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास ने शब्द में कैसे पदों को स्थान दिया। ये आप लोगों का समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि है और मूल्यांकन में छात्राओं को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित हुआ। फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन। तो सेकंड कॉलम में आएगा छात्राओं का ध्यान पाठ विषय की ओर केंद्रित करना। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आज हम लोग कबीर दास जी द्वारा रचित
शब्द में संग्रहित गेय पदों का अध्ययन करेंगे। और मैंने अभी पहले बताया था कि ये हमारा उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन करने के बाद, ये उद्देश्य कथन मैंने यहाँ कर दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर जो उपविषय डाला हुआ है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर उपविषय में गेय पद लिख देंगे। जब तक हम उद्देश्य कथन नहीं करेंगे तब तक हम इसको यहाँ उपविषय में नहीं लिखेंगे। तो उद्देश्य कथन मैंने कर दिया है, तो इसके बाद मैंने इस टॉपिक को वहाँ ऊपर लिख दिया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि छात्राएं ध्यान पूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी, पाठ्य पुस्तक प्रविधि है। और लास्ट, छात्राओं का ध्यान पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित हुआ। इसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। सेकंड कॉलम में है विषय की स्थापना करना। थर्ड में है कि कक्षा में रसात्मकता बनाए रखने हेतु छात्राध्यापिका कविता को एक ही सोपान में प्रस्तुत करेगी। यहाँ मैंने कविता को एक ही सोपान में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप जितने भी सोपान में प्रस्तुत करेंगे, यहाँ पर उसको आप लोग बताएंगे कि एक सोपान में करना है या 2 सोपान में करना है। फिर नेक्स्ट है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी, कविता पाठ। और लास्ट है छात्राएं पाठ विषय से परिचित हुई। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर पाठ्य वस्तु। तो आप लोग पाठ्य वस्तु में जो भी दोहा लेंगे वो दोहा यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। और पाठ्य योजना को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग ब्लैक पेपर ले लीजिएगा। ब्लैक पेपर में लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो जितने ज़्यादा आप लोग पिक्चर्स वगैरह यूज करेंगे, ब्लैक पेपर्स में यूज करके लगाएंगे, वो और भी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से आप लोग लेसन प्लान में आप लोग इन चीज़ों को लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दोहा लिया हुआ। और एक चीज़ और बता दूँ कि चाहे अगर आप गद्य पढ़ा रहे हैं या पद्य पढ़ा रहे हैं, उनको अगर पद्य पढ़ा रहे हैं तो दोहे को पद्य की तरह ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ दोहा लिख दिया और उसको एक लाइन में पढ़ के सुना दिया, ऐसा नहीं होता है। पर दोहे को हमें दोहे की तरह ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दोहा लिया हुआ है, ये है कि डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बन आवे, लीहो हाथ सिंघौर, होय निसंक मगन है नाचो, लोभ मोह भ्रम छोड़ू, सूरो कहा मरंथ डर पे, सती न संचय भांडो, लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी, आधा चलकर पाछे भी है जगमग में हासी, यह संसार सकल है मैला, राम कहे तू सूचा, कहे कबीर नाम नहीं छोड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। तो मैंने आपको पढ़कर इसलिए सुनाया कि आप लोग ये समझे कि हमें दोहे को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। तो दोहे को कहने का मतलब है कि दोहे की तरह ही आप लोग यहाँ पर पढ़कर सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने उसको ऐसे ही गद्य की तरह उसको पढ़ के सुना दिया। नेक्स्ट, छात्राएं प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी। यहाँ कविता पाठ और लास्ट में छात्राएं पाठ्य वस्तु से परिचित हुई। आदर्श वाचन सेकंड कॉलम में कि छात्राओं में स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ ताल यति गति को ध्यान में रखते हुए उतार चढ़ाव तथा उचित अंग संचालन के साथ भावानुकूल वाणी में वाचन करने की क्षमता का विकास हुआ। और यहाँ पर थर्ड में कि छात्राओं में स्वर की उचित आरोह अवरोह के साथ ताल यति गति को ध्यान में रखते हुए उतार चढ़ाव तथा उचित अंग संचालन के साथ भावानुकूल वाणी में वाचन करने का की क्षमता का विकास करना। तो छात्राध्यापिका यहाँ पर ये दोहा पढ़कर बच्चों को सुनाएगी और बच्चे उस दोहे को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्राएं प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी। ये हमारा कविता पाठ है। और यहाँ पर छात्राओं ने स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ ताल यति गति को ध्यान में रखते हुए उतार चढ़ाव तथा उचित अंग संचालन के साथ भावानुकूल वाणी में वाचन करने की क्षमता का विकास हुआ। फिर यहाँ पर आपने जो दोहा बच्चों को सुनाया है पढ़कर, तो उस दोहे का यहाँ पर आप छात्राध्यापिका भावार्थ सुनाएगी। ठीक है, ये छात्राध्यापिका पूर्ति है। और सेकंड है कि छात्राओं को भाव एवं सौंदर्य ग्रहण कराना। और यहाँ पर बच्चे को वो जो आपने दोहा प्रस्तुत किया था उस दोहे का भावार्थ यहाँ पर आप लोग बच्चों को बताएंगे और छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कथन किया। फिर है अनुकरण वाचन। सेकंड कॉलम में कि छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए वाचन को सुनेगी, उसका अनुकरण ताल लय यति गति को ध्यान में रखकर वाचन क्षमता का विकास करना। थर्ड कॉलम में है कि छात्राध्यापिका दोहा का स्वर के उचित आरोह अवरोह ताल लय यति गति को ध्यान में रखकर भावानुकूल वाणी में कविता पाठ करने का आदेश देंगे। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों को दोहा पढ़ने के लिए आदेश देंगे।
और यहाँ क्या है कि बच्चे जो हैं वो दोहा आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह आप खुद बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है, आप लोग भी कोशिश करेंगे कि बच्चे भी उसी तरीके से दोहे आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। ये आपका कविता पाठ है और यहाँ पर छात्राओं ने अनुकरण वाचन करना सीखा। फिर है हमारा केंद्रीय भाव ग्रहण। यहाँ पर आपने बच्चों को दोहा का अर्थ बता दिया है। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोग बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, क्योंकि बच्चों को भावार्थ समझ में आ चुका है और बच्चे उसका आंसर दे सकते हैं। तो सेकंड क्या है कि छात्राओं को दोहा के केंद्रीय भाव से परिचित कराना। तो जो आपने बच्चों का अर्थ भावार्थ वगैरह बताया, उस दोहे से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग कुछ बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो पहला जैसे है कि उपरोक्त दोहा में कवि ने किसकी चंचलता को दूर करने को कहा है? बच्चे जवाब देंगे मन की चंचलता को। कौन मरने से नहीं डरता है? बच्चे आंसर देंगे सूरवीर इंसान मरने से नहीं डरते। कैसे लोगों की संसार में हंसी होती है? तो बच्चे जवाब देंगे जो लोग अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना आधे रास्ते से लौट आते हैं उनकी हंसी होती है। तो ये आपकी प्रश्नोत्तर की विधि है और यहाँ लास्ट में छात्राओं को दोहा के केंद्रीय भाव से परिचित है। फिर है हमारा काठिन्य निवारण। सेकंड कॉलम में छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना तथा उसके अर्थ से परिचित कराना। तो यहाँ पर आप लोग ब्लैक बोर्ड पर, और जैसे मैंने ये शब्द अर्थ विधि व्याख्या है, इसको भी आप लोग ब्लैक पेपर पर लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेसन प्लान भी अच्छा लगता है, सुंदर सा लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को शब्द अर्थ और विधि व्याख्या करवाएंगे। तो आप लोग बच्चों पर ब्लैक बोर्ड पर जो श्याम पट्ट है उस पर आप लोग शब्द लिखेंगे। कोई भी शब्द आपने जो दोहा लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया डगमग, तो डगमग का अर्थ आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे डगमग का अर्थ ये होता है। नहीं बताएंगे तो आप खुद बताएंगे बच्चों को कि ये अर्थ होता है। और यहाँ पर आप लोग उसका चाहे तो पर्यायवाची करा लीजिए, चाहे तो विलोम करवा लीजिए, चाहे तो वाक्य प्रयोग करवा लीजिए, जो भी आप लोगों को सही लगता है वो आप लोग यहाँ पर करवा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर पर्यायवाची कराया है, तो बच्चों से हम पर्यायवाची पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे उसका संशय। इसी तरीके से सेकंड है बौरा। बौरा का अर्थ आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे पागल। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर बच्चों से उसका वाक्य प्रयोग करवा दिया है, तो बच्चे वाक्य प्रयोग करेंगे। जो भी करते हैं बच्चे वो अपने बताएंगे कि गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के लिए बौराई रहती हैं, तो आप लोग यहाँ पर उसकी व्याख्या करवा देंगे। इसी तरीके से आप लोगों को कम से कम 6-7 शब्द अर्थ और उसकी व्याख्या यहाँ पर करवानी होगी। और इसमें आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे विलोम करवा लीजिए, चाहे संधि करा लीजिए, चाहे पर्यायवाची, जो भी आप लोगों को ठीक लगता है वो करवा सकते हैं यहाँ पर बच्चों से। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रयोग एवं मौखिक कार्य। सेकंड कॉलम में छात्राओं की शब्द भंडार में वृद्धि हुई। थर्ड है छात्राध्यापक श्यामपट्ट कार्य कराएंगे। तो जो आपने ऊपर काम कराया है वो बच्चों को यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिख कर बताएंगे और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। नेक्स्ट है कि छात्राएं अभ्यास पुस्तिका पर श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। तो जो आपने काम कराया है उस काम को जो छात्राएं हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। श्यामपट्ट है और इधर लास्ट में छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि। फिर है भावानुभूति एवं संज्ञानानुभूति प्रश्न। सेकंड कॉलम में कि छात्राओं को कला पक्ष का भाव पक्ष से परिचित कराना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पद्य पढ़ा रहे हैं और पद्य में कला का, भाव का, फीलिंग का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को भी करेंगे, बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि जहाँ तक बच्चे उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं तो बच्चे आराम से आप लोगों को प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ प्रश्न किया कि उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है, तो बच्चे यहाँ बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार है। सेकंड क्वेश्चन किया है कि उपरोक्त पद में कौन सा रस है, बच्चे जो भी होगा वो बच्चे बताएंगे शांत रस है। फिर वो है उपरोक्त पद की शैली में लिखा गया है, तो यहाँ पर बताएंगे बच्चे की मुक्तक शैली में लिखा गया है। तो कहने का मतलब है कि इस जगह पर हमें जो क्वेश्चन करने होते हैं वो रस, छंद, अलंकार, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। फिर ये हमारा कविता पाठ है और लास्ट में छात्राओं ने भावानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति की। फिर है समभाव कविता। जो आपने ऊपर दोहा लिया था उसी से रिलेटेड दूसरा दोहा आप लोग यहाँ पर लेंगे। सेकंड है केंद्रीय भाव से परिचित कराना। फिर क्या है कि जो हमारा पहला दोहा था उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक दूसरा दोहा यहाँ लिया है, जो हम यहाँ बच्चों को उस दोहे को पढ़कर सुनाएंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी। कविता पाठ है और छात्राओं ने कविता का मुख्य पाठ ग्रहण किया। फिर क्या है यहाँ समभाव दोहा पाठ,
कि छात्राओं में स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ ताल यति गति को ध्यान में रखते हुए उतार चढ़ाव तथा उचित अंग संचालन के साथ भावानुकूल वाणी में वाचन करने की क्षमता का विकास करना। फिर यहाँ पर है कि छात्रा अध्यापिका जो दोहा लिया है उस दोहे को यहाँ पर पढ़कर बच्चों को सुनाएगी और बच्चे यहाँ पर उस दोहे को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है संभाव दोहा प्रश्न। जो आपने दूसरा दोहा लिया है, जो संभाव दोहा लिया है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक दो प्रश्न करेंगे कि जैसे कि उपरोक्त पदों में किस बात पर अधिक बल दिया गया है। तो ये जो हम प्रश्न करेंगे वो दोनों ही दोहों को कोरिलेट करते हुए करेंगे, दोनों दोहों से रिलेटेड करके हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने खाली संभाव दोहा लिया है तो संभाव दोहा प्रश्न ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो हमने पहला दोहा लिया था और उसके बाद जो संभाव दोहा लिया, तो दोनों से कोरिलेट करते हुए हम कोई ना कोई यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि जैसे उपरोक्त पदों में क्या समानता है, या हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों पदों में कवि क्या कहना चाहता है, या उपरोक्त पदों में किस तरीके के भाव उठ रहे हैं। तो यहाँ आप लोग किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही दोनों को लेते हुए हमें यहाँ पर प्रश्न को करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर था कि उपरोक्त पदों में किस बात पर अधिक बल दिया गया, बच्चे देंगे कि स्वयं पर नियंत्रण करने पर बल दिया गया है। फिर नेक्स्ट है कि उपरोक्त पदों में क्या समानता है, तो बच्चे बताएंगे कि उपरोक्त पदों में आत्मनियंत्रण पर अधिक बल दिया गया है। फिर ये प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई और यहाँ पर छात्राओं को कविता के केंद्रीय भाव से परिचित कराना। फिर क्या है संवेद वाचन। तो संवेद वाचन में क्या है कि आप यहाँ पर बच्चों को दोहा पढ़ने के लिए आदेश देंगे और जो यहाँ पर बच्चे हैं, छात्राएं हैं, वो दोहा सस्वर पाठ करके सुनाएंगे। तो यहाँ लास्ट में छात्राओं की वाचन क्षमता का विकास हुआ। फिर लास्ट में यहाँ पर आप लोग गृह कार्य देंगे कि ज्ञान का स्थायीकरण करना एवं छात्राओं को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है। तो यहाँ छात्राध्यापिका गृह कार्य श्याम पट पर लिखेगी तथा छात्राओं को गृह कार्य उतारने का आदेश देगी। तो आप लोगों ने जो भी पढ़ाया है बच्चों को, जो भी दोहे लिए हैं, उनसे रिलेटेड आप लोग एक दो क्वेश्चन यहाँ पर श्याम पट पर लिखेंगे और ये श्याम पट पर लिखने के बाद उन छात्राओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहेंगे। तो बच्चे उस गृह कार्य कर अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। ये हमारा श्याम पट कार्य है और यहाँ ज्ञान का स्थायीकरण हुआ एवं स्वाध्याय की भावना का विकास हुआ। तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हिंदी पद्य का लेसन जो प्लान है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। थैंक यू।